नमस्कार, आदाब। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल की और दिल्ली के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। लगभग 24 वर्ष हो गए। 24 वर्ष में उन्होंने गुजरात को क्या दिया, देश को क्या दिया, दुनिया के अंदर जो वो कहते हैं विश्व गुरु, तो कहाँ तक पहुंचा भारत। इन सब सवालों के ऊपर हम चर्चा करने का काम आज करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि गुजरात का जो मॉडल पेश किया गया, वो मॉडल चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से देखिए या जो वायदे उन्होंने किए थे। अगर मैं सबसे पहली बात करूं, सरदार सरोवर का जो पानी था, नर्मदा का वो पहुंचाने की जो बातचीत कही थी उन्होंने किसानों के खेत में, उस वायदे को भी पूरा आज तक नहीं किया और वो नहरें भी पूरी नहीं बन पाई और वो पूरा पैसा इंडस्ट्री के, पूरा का पूरा पानी इंडस्ट्री के पास में चला गया। गुजरात के अंदर एमएसपी भी नहीं मिली और यहाँ तक कि मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिली और माइनॉरिटीज के साथ में जो कुछ हुआ, इतना बड़ा कार्नेज हुआ, नरसंहार हुआ और वो नरसंहार करने वाले जो है उनको सरकार ने संरक्षण दिया। संजीव भट्ट जैसे जो अधिकारी थे उनको जेल में डालने का काम किया है। 5-7 साल से वो लगातार जेल के अंदर है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमने देखा कि जब से मोदी जी आए उन्होंने 10 सरकारें, जो चुनी हुई सरकारें हैं, उसके अंदर उन्होंने सीधा सीधा अपहरण किया, लोकतंत्र की हत्या की, विपक्ष की सरकारों को के अंदर दल बदल कराया या अलग अलग तरीके से वहां पर अपनी सरकार बनाने का काम उन्होंने किया। जो वायदे उन्होंने किए थे, चाहे वो 2014 के वायदे हों, 19 के वायदे हों और अभी के जो वायदे हों, कोई भी वायदे को पूरा करने का काम नहीं हुआ क्योंकि फिर से एमएसपी का वायदा उन्होंने हर चुनाव के अंदर किसानों के साथ किया। यहाँ तक कि जो 3 किसान विरोधी कानून वो लेके आए, जिसे उन्हें बाद में रद्द करना पड़ा किसान आंदोलन के चलते, जिसमें 750 किसान शहीद हुए, उनसे भी जो लिखित वायदा किया था सरकार ने, उसको भी पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया। गुजरात की जब हम बात करते हैं तो अडानी की बात आती है। अडानी की बात जब आती है तो फिर गुजरात के अंदर पोर्ट जो है, मुंद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ रुपया का ड्रग्स पकड़े गए। तो एक ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है, वो उनके नेतृत्व में गुजरात जो है वो बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और ये वाली बात भी सब लोग जानते हैं कि जो नशा मुक्ति की बात हुई, शराब वाली जो बात हुई, शराबबंदी की जो बात हुई, तो मिस्ड कॉल के ऊपर शराब हर जगह पर, मतलब रिमोटेस्ट जो है गुजरात के इलाके के अंदर जो है वहां पर उपलब्ध है। इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जो पैनलिस्ट हैं मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। विश्वास उटगी जी हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स के एक्सपर्ट हैं। आज देश के अंदर जिस बड़े पैमाने के ऊपर कर्जा है वो अभूतपूर्व है, हमारे साथ में उसके बारे में चर्चा होगी। हमारे साथ में सागर शाह जी हैं जो कि बहुत प्रतिभाशाली प्रवक्ता भी हैं और लगातार पोल खोलने का काम जो है मोदी सरकार का वो लगातार करते रहते हैं, गुजरात सरकार को परेशानी में डालते रहते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अनंत प्रकाश तिवारी जी हैं जो कि कार्यक्रम संपादक हैं बहुजन संवाद के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में अमूल निधि जी हैं। अमूल निधि जी जो पूरा स्वास्थ्य अभियान भारत है वो उसके ऊपर काम करते हैं और इस समय जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ सर्विसेज का, उसके खिलाफ में आंदोलन चला रहे हैं। और अभी कफ सिरप को लेके आपको मालूम है जो देश के अंदर सैकड़ों मौतें हो गई हैं, उसको लेकर भी वो बहुत एक्टिव हैं। वो क्योंकि ट्रैवलिंग में है, मैं चाहूंगा कि उनकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी हम लोग लेंगे और उसके बाद में तिवारी जी जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अमूल्य निधि। जी, धन्यवाद। ये जो 24 साल जो सुनीलम जी ने जो बैकग्राउंड दिया है, तो मेरी जो पूरी समझ है 24 साल में, देखिए इनके शासन काल में जो हुआ है देश में, आज जो निजीकरण की बात मैं शुरू करता हूँ कि 2016 में 30 सितंबर को इस वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में यही इन्होंने तय किया कि 10 साल के अंदर देश की जितने पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सारे चीज़ों को जो है वो प्राइवेट को हैंडओवर कर दिया जाए। एक पॉलिसी बनाई इन्होंने। जितने नेशनल प्रोग्राम्स हैं, जो बुनियादी लोगों की ज़रूरतें हैं, जो पहले रोटी, कपड़ा, मकान की बात होती है, उस ज़रूरतों का इन्होंने नंबर बढ़ा दिया। अब जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, बिजली, सड़क, पानी, जल, जंगल, ज़मीन, ये सारी चीज़ों को हाशिए पे ले आए और सारी चीज़ों से लोगों को बेदखल करने का काम किया है। आप देखेंगे तो जिस तरीके से फॉरेस्ट के नाम पे, जंगल के नाम पे, जिस तरीके से सारे लॉज का
इन्होंने इन्वायरमेंटल लॉज आप देखें, चाहे हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स को देखें, फूड सिक्योरिटी की बात देखें, एजुकेशन की पॉलिसीज को चेंज करने का काम देखें, तो ये सारा इन्होंने किया है। और एक्सपेरिमेंट्स ये सारे जो किए हैं, आज जो निजीकरण की लड़ाई, उसके एक्सपेरिमेंट्स गुजरात में अडानी को एक अस्पताल दिया गया था और वहां से किया है। तो जो 25 साल का एक काल चक्र, मैं इसको बोलता हूँ काल चक्र जो है, जिसमें लोगों को और पीछे जो विकास ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके जगह कुछ लोगों का विकास, कुछ गुजरात के कुछ साथी 2 और 4 लोगों का विकास इन्होंने करवाया, और बाकी लोगों कुछ हाथों में पूरी जो सत्ता थी और सत्ता के साथ साथ जो संसाधन है वो कुछ लोगों को दिया और बाकी लोगों को दूर किया। तो ये इनके 24 साल का कालखंड है और काला कालखंड मैं इसको मानूंगा। धन्यवाद। जी, अगर हम आगे बढ़ें और हम ये देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो पार्लियामेंट से लेकर के बिहार के गांव-गांव तक में लग रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जहां कहीं भी चुनाव होता है, नई वोट चोरी की टेक्निक के साथ में मोदी, अमित शाह और उनकी टीम जो है हाजिर हो जाती है। उन्होंने संघ परिवार को जो पूरी ताकत देने का काम किया है, उससे उसका जो विभाजनकारी एजेंडा है वो नीचे तक पहुंचा है और आज पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। ये केवल बातचीत केवल देश में नहीं होती, पूरी दुनिया के अंदर ये बातचीत आगे बढ़ती है। हमारे साथ में अभी शाह जी हैं, सागर शाह जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी लिखें और तिवारी जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ पर आज जो बात करने वाला हूँ वो हमारे 78 साल की भारतीय राजनीति के एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करने वाला हूँ जो इनके चाहने वाले और इनके जो समर्थक है पूरे भारत के अंदर, वो जितने भी परसेंट हो, क्योंकि अब तो वो परसेंट के ऊपर भी डाउट है क्योंकि वोट चोरी का कलंक लग चुका है। तो वोट चोरी करके इतने सारे चुनाव जीतने वाले अगर कहते हैं कि हमें 37% लोग वोट्स देते हैं, तो ये भी एक डाउटफुल है कि सही में 37% है या फिर 7% है या 17% है। तो सबसे पहले तो यहां पर डाउट होता है। तो जितने भी इनके चोरी के या रियल या ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक जितने भी इनके समर्थक हैं, इनको सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक नियम बनाया था कि 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई भी नेता मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। लेकिन जब मोदी जी की बारी आई तो मोदी जी ने वो नियम तोड़ दिया और मोदी जी जबरदस्ती तीसरी बार प्रधानमंत्री बन बैठे बैसाखियों के ऊपर। तो यही से साबित होता है कि जो दूसरों को कहता है कि गुड़ खाओ, गुड़ मत खाओ, लेकिन वो खुद गुड़ खाता है। आपको पता है पूरे देश के अंदर बोला था कि हम कोरोना का युद्ध 21 दिन में जीत जाएंगे, सब मास्क लगाकर घूमे, लेकिन वो खुद बिना मास्क के बंगाल के अंदर चुनाव जीतने के लिए 200 सीट्स जीतने के लिए निकल पड़े थे। तो ये मोदी जी है जो कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, लेकिन उनकी हर चीज, चाहे उनकी पेन हो, घड़ी हो, चश्मा हो, कार हो, प्लेन हो, सूट हो, शूज हो, कोई भी चीज हो, आप मुझे बताइए, वो सारी विदेशी है। लेकिन वो दूसरों को क्या कहते हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कोर्ट को यह आदेश देते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट को, कि भाई मेरी डिग्री अगर कोई मांगे तो बता देना कि नीचता जो मेरी जो नीचता है, मतलब मेरा जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर असर होगा, तो मैं डिग्री भी नहीं दिखाऊंगा। और ये लोग अब 70 साल का हिसाब मांगते हैं। मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने 1947 में जब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने तो नेहरू जी ने ये वादा किया था कि मुझे 1 साल दीजिए, मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा, मुझे 1 साल दीजिए, मैं जामनगर को कुछ और बना दूंगा, मुझे महसाणा दीजिए, मैं महसाणा का एक इंच का विकास कर दूंगा। तो जिन लोगों ने कभी वादे नहीं किए और 70 साल में सिर्फ विकास ही विकास किया, नो डाउट हम जितने गरीब थे और सारा लूट कर चले गए थे अंग्रेज, तो जो हमारे पास बचा कुचा धन था, उसी धन के अंदर 55-70 साल के अंदर जो हमने विकास किया, आज उसका हिसाब मांगने वाले जब वो 2014 में आए तब तो कहते थे मुझे 1 साल दीजिए, मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा, मैं शंघाई बना दूंगा, कोरोना का युद्ध हमें 21 दिन में जीतना है, नोटबंदी के लिए मुझे 50 दिन दीजिए, फिर आप मुझे जो सजा देना चाहे, मैं किसी भी चौराहे पर आकर आप जो सजा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि क्या इनमें से कुछ भी इन लोगों ने किया है?
जब खुद ये लोग वादे करके आए कि 1 साल दे दीजिए, उनको 11 साल दिए और गुजरात के 13 साल मिले। आज 24 साल का हिसाब नहीं दे रहे और ये 70 साल का हिसाब मांगते हैं, डिग्री नहीं दिखाते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, लोग इन्हें झूठों का सरदार कहते हैं। और राहुल गांधी ने तो देखिए 11 साल तक जिन्हें वो पप्पू 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 कहते थे और देश के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल मीडिया के द्वारा राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए जो प्रयत्न किए इन्होंने, इनकी कैबिनेट ने, इनके मंत्रियों ने, इनके चमचों ने, इनके आईटी सेल के गुंडों ने, गुंडे ही है। अब देखिए लोगों को मार देते हैं, मतलब कह मारते हैं कि हम तो बाबा के लोग हैं, हम तो मोदी के लोग हैं। चेतन सिंह नाम का व्यक्ति चलती ट्रेन के अंदर 3 मुस्लिम और 1 नॉन मुस्लिम को मारकर, गोली मारकर कहता है कि अगर भारत में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। तो ये जो विकास करने आए थे 1 साल के अंदर, इंडिया को अमेरिका बनाने वाले थे, शंघाई बनाने वाले थे, सिंगापुर बनाने वाले थे, ये लोग आज मर्डर पर मर्डर कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर 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 बोलना तो फैशन हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि इन लोगों ने जो वादे किए थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनका कर्जा माफ कर देंगे, सबसे पहले काम किसानों का करेंगे, तो किसानों के लिए काले कानून लेके आए। आप मुझे बताइए इनके जितने भी नेता हैं 1947 से लेकर, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे वो गोलवलकर हो, चाहे वो हेडगेवार हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे इनका देशभक्त गौडसे हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी आतंकवादियों को छोड़ने कंधार गए थे, वो फिर वो आडवाणी जिन्होंने पूरे देश में बाबरी मस्जिद गिराई, दंगे करवाए और अटल जी की सरकार आई। उसके बाद ये जितने भी नेता थे वो तो छोटे छोटे थे, छुटभैया नेता थे। ये तो इनकी ताकत नहीं थी इतनी कि पूरे देश को हंगामा करके उठा दे। लेकिन सबसे बड़े सरदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, या भाजपा के नेता हो, जनसंघ के हो, या किसी भी इनकी सहयोगी पार्टी के नेता हो, ये सारे जितने भी नेता जो 78 साल में हो गए, इनके बॉस है ये मोदी जी, इनके बॉस है मोदी जी। और ये मोदी जी ने 24, मैं लास्ट 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, 24 साल की बात मत कीजिए, 15 साल तक तो हर इंसान बच्चा रहता है। फिर इनके बारे में अभी अभी बोला गया है कि सबसे पहले कांग्रेस में गए थे, फिर कांग्रेस छोड़ के वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गए और ये कहते हैं कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगी। तो 15 साल का बच्चा 35 साल तक भिक्षा मांगी, 51 का हो गया, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी जीता नहीं और फिर 2001 में 51 साल की उम्र में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 2002 के अंदर दंगे करवाए, हिंदू सम्राट की छवि बनवा दी, लाशों को गोधरा से लेकर अहमदाबाद में घुमाया, गुजरात के दंगे करवा दिए, इतने नरसंहार करवाया जिसे जेनोसाइड कह सकते हैं। उसके बाद जब वो आए, उसके बाद जब उसके बाद जब वो भारत में आए तो कहते हैं ये गुजरात मैंने बनाया है, ये गुजरात मॉडल है। तो उसी दंगेबाज गुजरात मॉडल के ऊपर पिछले 11 साल का पूरा भारत खड़ा है। और आज तो देखिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पेंशन नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ट्रंप हमारा अपमान कर रहा है, चाइना हमें घुमा रहा है, आतंकवाद के अंदर कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, पठानकोट हो जाता है, उरी हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, ये पहलगाम हो जाता है, गलवान घाटी हो जाता है। मोदी जी कोई सुरक्षा की बात नहीं करते, ना इंटरनल सुरक्षा है, ना सरहदों की सुरक्षा है। तो ये जो गुजरात मॉडल है वही 11 साल से पूरे भारत में चला रहे। और आज तो देखिए कि नेहरू की चौथी पीढ़ी राहुल गांधी, जिसको पप्पू बनाया था इन लोगों ने, उसने उनको वोट चोर बना दिया। तो आज ये मोदी जी 11 साल के बाद और 24 साल की राजनीति के बाद वोट चोर बन चुके हैं और इसी वोट चोरी से इतने सारे चुनाव लगातार इन्होंने जीते हैं। तो एक चोर है और इनके जो पूर्वज थे वो भी चोर थे और ये चोर के बादशाह है। तो पहले एक कहावत थी कि अली बाबा के 40 चोर, लेकिन इन्होंने बोला कि 400 का लाएंगे और संविधान को खत्म करेंगे। तो आज के जो अली बाबा है, इनके संसद में बैठे 400 चोर और ये सारे चोर मौसेरे भाई है। और ये 24 साल की चोरों की, डकैतों की, लुटेरों की और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की सरकार है। जी सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात मॉडल से लेकर के और चोर तक का सफर आपने बता दिया मोदी जी का हो रहा है। हमारे साथ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और आंदोलन स्थल पर सीनियर रत्ना बोरा जी, जाएगा रत्ना बोरा जी, आपसे शुरू हो जाएगा। जी रत्ना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, इस प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया है। 24 साल कम नहीं होते हैं किसी के लिए भी कुछ भी। यहाँ पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का शासन गुजरात का तो भट्टा बिठाया ही बिठाया, पर पूरे देश का सत्यानाश करने के लिए
है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मोदी के शासन की अगर मैं बात करूं तो भय, भूख और भ्रष्टाचार सब कुछ पराकाष्ठा पे है। और मोदी के शासन में जो सामान्य जनता थी, सामान्य पब्लिक थी, वो इस तरह से त्राहिमाम पुकार चुकी है कि सामान्य पब्लिक को हर तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए 2002 के दंगे कराने के बाद ये शख्स गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनता है और उसके बाद ये अपने आप को विकास पुरुष की एक छवि बनाने के लिए औने पौने दाम पर गुजरात की जमीन को बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट देता है। और उसके बाद मेक इन इंडिया, मेक इन गुजरात के नाम से उसने बड़े बड़े उद्योगपतियों को गुजरात में बुलाया और उनसे खूब पैसे ऐंठे। और यहाँ पर हम जो गुजरात की परिस्थिति है, और उसके बाद मैं देश की परिस्थिति पर भी आऊंगी। गुजरात में 14 बार पेपर लीक होता है। गुजरात में सब कुछ नकली मिलता है। यहाँ पे गुजरात में नकली आईपीएस ऑफिसर मिल जाएगा, नकली सरकारी कचहरियां मिल जाएंगी, नकली टोल टैक्स के बूथ मिल जाएंगे, नकली यहाँ पे ऑफिसर्स मिल जाएंगे, नकली यहाँ तक कि जज भी मिल जाते हैं और नकली कोर्ट भी मिल जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ, आज उसने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया है। 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त में राशन दे के उसने ये बता दिया है कि मेरे देश की जनता को मैंने भिखारी बना रखा है। यहाँ पर जो सांप्रदायिकता का माहौल है, जब से मोदी पहले गुजरात में उसने सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा किया, उसके बाद उसने गुजरात की लेबोरेटरी के बाद जाके यहाँ पर इसी लेबोरेटरी को उसने दिल्ली पे और दिल्ली से सटे हुए दूसरे राज्यों में उसने शुरू किया। आज से पहले कभी भी हमने दिल्ली में दंगे नहीं सुने थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी कोई दंगे नहीं होते थे। परंतु जब से मोदी की सरकार 2014 से दिल्ली में बनी है, तब से दिल्ली में भी वही हालत हो गई है। और यहाँ पर जो दलित है, जो मुस्लिम है, जो आदिवासी है, वो किसी भी हालात में सुरक्षित। जी रत्ना जी, आपका नेट लग रहा है कट गया है। हम चलेंगे शिवाजी सरकार साहब के पास। ये शिवाजी जी रत्ना जी, हम आपके पास फिर आते हैं। जो सत्यानाश किया है, आप देखिए पहले हमारी विदेश नीति हुआ करती थी, परंतु अब की विदेश नीति देखिए, ट्रम्प आपको बार बार लता रहा है। आपने देखा पहलगाम पे सीज फायर के नाम पर ट्रम्प ने कितनी बार बोला कि मैंने सीज फायर कराया। मतलब हम तो लोगों के गुलाम बन गए हैं और मोदी इससे चुप लगा के बैठा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो मुंह खोलेगा ट्रम्प के आगे तो ट्रम्प के हाथों में उसकी दुखती नसें हैं और ट्रम्प उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से अपने दोस्तों को, अपने जो उद्योगपति दोस्तों को फायदा कराने के लिए ये गरीबों का, जो पूरे हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग है, उनका ये हर तरीके से नुकसान कर रहे। जीएसटी को देखिए, 2017 में जीएसटी लागू करी, अभी 2025 में जीएसटी हटा दी। तो क्या मतलब हुआ इसका? हर बात पे 3 कानून लाए थे ये लोग, कृषि कानून लाए थे, और तीनों के तीनों कृषि कानून इनको वापस लेने पड़े। मतलब इनको ना तो देश चलाना आता है, ना इनकी विदेश नीति है, और देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर इस कदर घोल दिया है कि हमने देखा कि देश की जो सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति माननीय श्री बी.आर. गवई है, उनके सामने भी एक व्यक्ति ने जूता उछाल दिया। उसकी कितनी मानसिकता, सड़ी हुई मानसिकता थी। और मॉब लिंचिंग, मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग हो, दलितों के साथ मॉब लिंचिंग हो, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब किया जाए, ये इतनी हालत खराब कर रखी है। मणिपुर में आपने देखा, मणिपुर में क्या हुआ जब हमारी बहनों को नग्न घुमाया गया, पर मणिपुर में 2.5 साल तक मोदी को जाने की फुर्सत नहीं मिली। इसी तरह से आपने देखा जो के सबसे मतलब वैज्ञानिक थे, सोनम वांगचुक, उनको देशद्रोह के नाम पे जेल में डाल दिया। मैं तो कहती जेल में तो आप लोगों को डालना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से देश में सत्यानाश हो गया है और देश गर्त में डूबता जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। गुजरात मॉडल को आधार बना करके देश में आए, और गुजरात के ही हमारे 2 साथियों ने, सागर शाह ने और रत्ना बोरा जी ने पूरा मॉडल समझा दिया क्या है। और अब हम चलते हैं शिवाजी सरकार साहब के पास।
सर ये तो दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर की इकोनॉमी अपने आप को कह रहे थे, 5 मिलियन और कौन कौन कह रहे थे, और आज की तारीख में भारत ने तो बहुत विकास कर दिया, दुनिया में 1 नंबर का कर्जदार हो गया है। तो इन सारी यात्रा को आप कैसे देखते हैं मोदी जी के, ये खास करके 25 साल की यात्रा? देखिए, यात्रा, इस देश की यात्रा है वो चलती रहती है। देश की यात्रा में कभी कमी आती नहीं, कभी कमी आएगी नहीं, क्योंकि इस देश की यात्रा जो है दिल्ली से नहीं निर्धारित होती है। इस देश की यात्रा जो है गांव से, छोटे शहरों से, कस्बों से, वहां से निर्धारित होती है। तो वहां की जो इकोनॉमी है जो डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत बुरे हालत में आ गई, क्योंकि जो कैश इकोनॉमी है उसको हमने बस जोरदार चोट पहुंचाई थी। पर आज अगर आप देखें वहां की जो इकोनॉमी है, वहां की इकोनॉमी वापस आ रही है। किसकी वजह से आ रही है ये छोड़ दीजिए, जनता में एक ताकत है, उद्यमी है जनता, जनता खुद वापस आती है। आज सरकार कह रही है कि 2016 में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए कैश बाजार में था। डिमोनेटाइजेशन के बाद, सारा कैश खत्म होने के बाद, तमाम लोगों की परेशानियों के बाद आज 32 लाख करोड़ से ज्यादा कैश बाजार में है। ये है हिंदुस्तान के लोगों की ताकत। आपने कहा कैश खत्म कर देंगे, तो कैश है हिंदुस्तान की ताकत, डिजिटल इकोनॉमी हिंदुस्तान की ताकत नहीं है। किसी हद तक होती है, डिजिटल इकोनॉमी से एक चीज हुआ, दूसरों की ताकतें बढ़ी, और उनमें से काफी लोग यूपी के जो पश्चिमी छोर है, गाजियाबाद, नोएडा और इस क्षेत्र में, और देश के कई और क्षेत्रों में जहां से सट्टेबाजी होती है, वहां पर है। ये जो डिजिटल इकोनॉमी है, इसके वजह से जो डिजिटल लूट हुई है, लिटरली लोगों के जेब से पैसे निकाले गए, वो भी लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास कई सालों में हुआ। इसका कारण क्या है? हमने बड़ी अकलमंदी की है, हमने आधार इंट्रोड्यूस किया और फिर कह दिया कि आधार जो है न तो आपका वो आईडी प्रूफ है, न तो आपका रेजिडेंस प्रूफ है, न सिटीजनशिप प्रूफ है। पर हमने आधार के जरिए हर आदमी को जोड़ा और उसके साथ पैन को जोड़ दिया। पैन में आपके सारे व्यक्तिगत इकोनॉमिक डिटेल्स होते हैं, और पैन को जब आधार से जोड़ते हैं, ये जो डिजिटल चोर हैं उनको आपने एम्पावर किया, और इसकी वजह से जो है आज हिंदुस्तान के अगर कम से कम 10% लोगों की इकोनॉमी जो है तो चौपट हो गई। और सबसे बड़ी अच्छाई ये है इस डिजिटल इकोनॉमी की, जो डिजिटल चोर है वो पकड़े नहीं जाते, और पकड़े जाते हैं तो सबूत कोई है नहीं, छूट जाते हैं, और सबूत के लिए उनके पास पैसे हैं, लोअर कोर्ट में पैसे देते हैं तो छूट जाते हैं। तो इसका एक विकास हो। दूसरी चीज, कि सरकार ने कोई स्कीम नहीं लाई है। आप अगर देखें सरकार की तमाम स्कीमें, मुद्रा से लेके कौन कौन सी स्कीम, स्किल डेवलपमेंट और तमाम स्कीम है कि इतनी सारी स्कीम है कि नाम याद रखना लोगों को मुश्किल हो जाए। उन सारे स्कीम में स्किल डेवलपमेंट के नाम ने हमने जो किया, सारी चीजें की, बहुत थोड़े से लोगों को ही फायदा हो, किसी को फायदा हो नहीं पाया, क्योंकि हम उस तरह से स्किल डेवलपमेंट करा नहीं पाए। दूसरी चीज, मुद्रा स्कीम में अगर आप देखें, मुद्रा स्कीम में किसी बैंक में आप चले जाइए और पूछिए
मुद्रा स्कीम में जो पैसे दिए जाते हैं या लाखों दिए जाते हैं बिना कोलैटरल, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है क्योंकि जितने पैसे आप दे रहे हैं वो पैसा किसी भी एंटरप्राइज को चलाने की या शुरू करने के लिए नाकाफी है। तो क्या हो रहा है, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। ऐसे तमाम और भी स्कीम है, वो सारी चीजें हैं। दूसरी चीज कह रहे हैं हम सड़क की में मेरी प्रगति की है, सड़क में आपने प्रगति नहीं की है, आपने पूरे मुल्क को सड़क पर लाके बैठा दिया है। मैं सड़क बनाने के खिलाफ नहीं हूं, पर सवाल ये है, अगर आप एक 2 रुपए का टैबलेट खरीदते हैं तो उसमें सारा लिखा होता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सड़क जब बनता है उसमें सीमेंट लगता है, उसमें बालू लगता है, उसमें मिट्टी लगती है, उसमें लोहा लगता है और तमाम चीजें और लगती है। सड़कें बन जाती है, लंबी लंबी बन जाती है, पर ब्यौरा किसी ने आज तक नहीं दिया कि इस सड़क को बनाने में क्या क्या सामान लगा, कितना लगा और इसमें कितने पैसे लगे। और इसकी वजह से जो सड़क की क्वालिटी है, जो होना चाहिए, उससे कहीं 19 ही नहीं, कहीं जगह 14 और 15 भी है। पहाड़ों में जो किया हमने, आज हम देख रहे हैं सारे पहाड़ दरक रहे हैं। अभी कल जो एक बस के ऊपर पूरी चट्टान आकर गिरी, उसकी वजह यही है कि सड़क बनाने में हमने जो ब्लास्टिंग की उससे पहाड़ दरक गए और वो आकर पूरे बस को निगल के चली गई। कम से कम 18 लोगों की उसमें मौत हो गई। और सड़कें हम जिस तरह से बन रहे हैं, अगर आप किसी भी सड़क में चले जाइए, अच्छे अच्छे सड़क पे चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में, किसी भी जगह पे आप पाएंगे अगर बारिश होती है, जो कंक्रीट की सड़क है उस पे ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है और इसकी वजह से जो है सड़क के ऊपर पानी ज्यादा होता है, सड़क के बाहर कम। या सड़क के साथ अगर नीचे जो लेन्स बनाए जाते हैं उस पे इतना पानी होता है कि गाड़ियां उसमें डूब जाती हैं। तो हमने प्लानिंग से कुछ नहीं किया और प्लानिंग कमीशन को इसीलिए हमने खत्म कर दिया कि प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का काम सिर्फ ये नहीं था कि कैसे काम करना है, वो निगरानी भी रखती थी। हमें निगरानी नहीं चाहिए। हमने सीएजी के इंस्टीट्यूशन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। सीएजी अब सुओ मोटो कोई काम नहीं कर सकती है। सीएजी की खूबसूरती ये थी कि सीएजी कोई भी ऑडिट अपने हिसाब से जो जरूरत समझती थी वो करती थी और बहुत अच्छे आइडियाज लेके, नए नए आइडियाज लेके करती थी। तो हमने उस इंस्टीट्यूशन को भी खत्म कर दिया और खत्म करने की शुरुआत हमने 2011 के 2G से ही कर दिया। और हम अब क्या कह रहे हैं, इतने सालों में देश का विकास नहीं हुआ, 70 साल में विकास नहीं हुआ, 80 साल में विकास नहीं, और इसके लिए जिम्मेवार कोई नहीं है, नेहरू और गांधी है और कोई नहीं है। अब 2047 को जाके आप विकास होगा आपका। हम में से कितने लोग होंगे जो 2047 में होंगे? और हमें ऐसे विकास की जरूरत नहीं है। हमें तो विकास देखना है। अगर आज हमें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए विकास देखना है, हम तो चाहेंगे कि आज अगर शुरुआत हुई है तो साल, 1.5 साल, 2 साल में हो जाए। पर ऐसा कोई विकास नहीं हो पाता है। हमने भी जब अपना घर बनाया था, हमने देखने की कोशिश की ये नया घर हमारा बनेगा, मल्टी स्टोरेज बनेगा, कितने दिनों में पोजीशन मिलेगा। तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, हम लोगों ने तय किया था कि 2 साल में पोजीशन तो दे ही देंगे, और हमने बना लिया, पोजीशन दे दिया। पर आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज आप देखिए जो बिजनेस, जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, वो किस तरह से लोगों को गुमराह करता जा रहा है। और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी एक इंडिपेंडेंट उस पे व्हाइट पेपर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के जरिए, सड़कों का भी बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, इन सारी बिजनेसेस के जरिए तमाम जो साइफनिंग ऑफ मनी हो रहा है वो हो रहा है, और जमीन और मकानों के दाम बढ़ाने का एक षड्यंत्र चल रहा है।
जिससे कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे आ रही है। हम उस पर बात नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग हमारा नीचे आ गया है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो नीचे ही जा रही है। और आज हम कह रहे हैं कि अमेरिका का सामान मत खरीदो, चीन का सामान मत खरीदो, कभी चीन का नहीं खरीदो, कभी अमेरिका का नहीं, कभी दोनों का नहीं खरीदो, एक से दोस्ती कभी दूसरे से। और स्वदेशी क्या हो गया है, जो विदेशी कंपनियां आके भारत में सामान बना रही हैं, और उसका आंकड़ा साफ साफ दिया हुआ है कि इस बार जो मई में और सितंबर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो एक्चुअल आ रहा है, उससे ज्यादा रिपैट्रिएशन हो रहा है, यानी कि मुनाफा जो है देश के बाहर जा रहा है, उसकी वजह से हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो हमारे देश में, और दूसरी चीज छोड़ दीजिए, 1980 तक हमने कोशिश नहीं कर पाए कई वजह से कि एक जेट इंजन बनाना है जो कि मल्टीपर्पज होगा, पर उसकी जो मेटलर्जी है, उसके लिए जो रिसर्च चाहिए, उसके लिए जो कैपेबिलिटी, वो हमारे पास आज तक नहीं है। इसके हम जेट इंजन नहीं बना पाए। आज हम कुछ भी लेते हैं तो जेट इंजन के लिए तो अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस या किसी ऐसे ही विकसित देशों की ओर देखना पड़ता है। तब विकास की राह में हम खो गए हैं। हम सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। प्लानिंग कमीशन को इस वक्त पुनरुज्जीवित करने की जरूरत है। सीएजी के इंस्टीट्यूशन को, उसको सशक्त बनाने की जरूरत है। प्रेस की जो व्यवस्था है, जिसमें कि खुल के लोग बोल सके और बता सके सरकार को। प्रेस जनता के लिए होती है, प्रेस सरकार के लिए होती है बताने के लिए आपने ये रास्ता सही नहीं अपनाया, दूसरा रास्ता अपनाइए। वहां कोई सुनने वाला नहीं है। तो सुनने की व्यवस्था जो है, बोलने की, सरकार को बोलने की जरूरत नहीं होती है। जब सुषमा स्वराज मंत्री बन रही थी, हमारे कॉलीग ने पूछा कब तक मंत्री बन जाएंगे, अब आप कैसे बोलेंगे? क्या जब मंत्री बनने के बाद तो फिर कलम चलता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें बोलने की जरूरत नहीं, हमें कलम चलाने की जरूरत है। और ये व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। और विकास की तिथि जो है, अगर आज 2025 है तो हमें 2028 का चाहिए, 2047 का नहीं चाहिए। वो तो अगली जनरेशन सोचेगी उसको क्या करना है। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सागर शाह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी म्यूट है। देखिए मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये लोग जो है, मतलब खास करके नरेंद्र मोदी जी, वो एक इवेंट मैनेजर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो इस देश के ऐसे इवेंट मैनेजर है जो आपने दुनिया में नहीं देखे होंगे। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये लोग जैसे हर इवेंट का सेलिब्रेशन करते हैं ना, उतना ही सेलिब्रेशन ये लोग ऐसी ऐसी घटनाओं का करते हैं जो आतंकवाद की घटनाएं हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, गुजरात के अंदर इन लोगों ने वाइब्रेंट्स शुरू किए। अलग अलग प्रकार के वाइब्रेंट्स करते हैं ये लोग, शोज करते हैं उसके ऊपर। उसके अंदर वाइब्रेंट काइट फेस्टिवल होता है, वाइब्रेंट नवरात्रि होती है, स्टेज के ऊपर अलग अलग मुद्दों पर वाइब्रेंट शोज करते हैं। उसके बाद गुजरात के अंदर इन लोगों ने ये कहा कि मैंने गुजरात बनाया है। उसके बाद जब वो भारत में आए, उन्होंने G20 किया 4000 करोड़ खर्च करके, हाउडी मोदी किया, नमस्ते ट्रम्प किया 100 करोड़ का। ऐसे ही ये लोग, आप देखिए कि उरी का जो हमला हुआ था उसके ऊपर इन लोगों ने फिल्म बनाई, बाकायदा फिल्म बनाई, और वो फिल्म हिट हुई और मोदी जी की वाहवाही करवाई आतंकवादी हमले पर। पठानकोट का हमला हुआ तो पहली बार 78 साल की राजनीति में पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन, जो खुफिया एजेंसी है वहां की, जो आतंकवादी घटनाओं के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भारत की धरती पर बुलाया और ऐसा नाटक किया कि पाकिस्तान बहुत सीरियस है हमारे देश के अंदर कि आतंकवादी हमला किसने किया, पुलवामा। उसके ऊपर वोट मांगे बकायदा मोदी जी ने। 2019 में वो डिक्लाइन स्टेट पर थे, लेकिन वो हमला क्या हो गया, आज तक उसकी जांच नहीं हुई कि कहां से आया वो आरडीएक्स, लेकिन इन्होंने चुनाव जीत लिया। उसके बाद आप देखिए कि ये हुआ पहलगाम का जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका तो पूरा मार्केटिंग किया। आप देख लीजिए, उसके बाद जिस चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पर हमला किया,
तो उन दोनों के साथ मिलकर ट्रंप ने ये सीज फायर किया, सेना का अपमान किया और फिर मैच खेली। अब देखिए ये कैसे, मतलब जो दुखद घटनाएं होती है देश के अंदर, हमारे लोग मर जाते हैं और अनेकों अनेक संख्या में मर जाते हैं, उसके ऊपर भी ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं, मैच खेलते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, ये आतंकवादी हमलों को इवेंट बनाते हैं। और आप देखिए कि आज इतने सारे आतंकवादी हमलों को इन लोगों ने इवेंट बना दिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नमस्ते ट्रंप किया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हाउडी मोदी किया था। अब देखिए कितने, मतलब इनकी जो मेंटालिटी है, अब देखिए कि इसके ऊपर बोले तो बोले क्या, ऐसा हो गया है। तो ये ऐसे लोग हैं जो दुखद घटना, जो देश की दुखद घटना है और इनका कब्जा करना चाहते हैं। लेटरल एंट्री के द्वारा पूरे भारत में हर जगह पे इनके आदमी बैठ चुके हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, गुजरात के अंदर गुजराती विद्यापीठ हो, चाहे वो साबरमती गांधी आश्रम हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये आज तक सेना पर कब्जा नहीं कर पाए थे और ये लोग जुडिशरी पर कब्जा नहीं कर पाए थे। आपने देखा कि अब ये लोग खुलकर आ गए हैं कि वोट चोरी तो करेंगे एसआईआर के द्वारा, सेना के अधिकारियों का भी अपमान करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते फेंकेंगे। ये देखिए कि कहां तक जा चुके हैं। इवेंट मैनेजमेंट करते करते देश के अंदर आतंकवादी हमले करवाते हैं, जुडिशरी पर, संसद पर हमला हुआ है इनकी राजनीति में, इनके राज में। सेना, संसद और जुडिशरी, ये तीनों को डरा रहे हैं। ये आखिरी धन्यवाद जी साजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरीके से हमने देखा कि 24 साल का 25वां साल इनका होने जा रहा है अपने मोदी जी का। इनका पूरा ये कार्यकाल फर्जीवाड़े पर आधारित, प्रचार आधारित इनका पूरा गुजरात मॉडल था और उसी गुजरात मॉडल के आधार पर ये आए और देश के पैमाने पर केवल इवेंट मैनेजमेंट करके देश पर कब्जा किया और देश को आज कहां पहुंचा दिए हैं शायद ये आम आदमी अब समझने लगा है। और इसी कारण ये है कि घर घर में, गली गली, कूचे कूचे, खेत खलियान, हर जगह वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजने लगा है। यही उपलब्धि है हमारे मोदी जी की। देश को इन्होंने सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया है। देश की पूरी संपदा चंद अपने कारपोरेट मित्रों के हाथों में इन्होंने सौंप दिया है। और जिस गुजरात को ये उसका मॉडल बना करके, तो देश की सारी संपदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरीके से देश की सारी संपदा गुजरात के चंद कारपोरेट के हाथों में पूरी संपदा सौंप दी है और आने वाले दिनों में भी सौंपते जा रहे हैं। आगे देखना क्या है, ये इनकी उपलब्धि है। अब इस उपलब्धि को देश किस तरीके से लेगा, देश की जनता किस तरीके से लेगी, ये इसको विश्लेषित करने के लिए आप सारे साथी आए। ये प्रोफेसर शिवाजी सरकार, ये सागर शाह जी, रत्ना बोरा जी, अमूल्य निधि जी, ये डॉक्टर सुनीलम, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।